अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की तनाज़ुर में सेक्शन 10 पे बात करेंगे हम। बेसिकली फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 10 में कि जो एप्लीकेशन दी जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, उसके कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होगी। रीडिंग करते हैं इसकी बेयर और फिर डिस्कस करेंगे जहां जरूरी होगा। इफ एप्लीकेशन इज नॉट मेड बाय द कलेक्टर, इट शेल बी बाय petition signed and verified in a manner prescribed by the Code of Civil Procedure 1908 for the signing and verification of plaint and stating so far as can be ascertained। अगर तो कलेक्टर ने एप्लीकेशन दी है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है, ये सेक्शन उससे रिलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी और ने दी है तो पिटीशन को साइन और वेरीफाई करने का जो प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है उसे ही अपनाया जाएगा और उसी तरीके से पिटीशन पे साइन भी होंगे पिटीशनर के और वेरिफिकेशन भी होगी। वेरिफिकेशन वो जो पिटीशन पे प्लेंट पे लिखते हैं कि द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन इज ट्रू अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और वो वही वेरिफिकेशन उसी की बात हो रही है। उसके अलावा ए, द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द माइनर। अब उस एप्लीकेशन में ज़रूरी है कि आप बच्चे का नाम, उसकी जिन्स, उसका मज़हब, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका पता लिखें जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है। बी, वेयर द माइनर इज ए फीमेल, whether she is married and if so the name and age of her husband। अगर जो माइनर है वो बच्ची है, फीमेल है, तो फिर ये तहरीर किया जाएगा कि आया वो शादीशुदा है या नहीं है। नहीं है तो ओके, अगर वो शादीशुदा हो तो फिर उसके हस्बैंड का नाम और उसकी उम्र भी लिखी जाएगी कि उसकी कितनी है। ये इसलिए लिखी जाती है ताकि कोर्ट ये देख सके कि उसका जो हस्बैंड है उसको उसका गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है, या वो अगर अहल है तो फिर कोई और डेफिनेटली अहल करार नहीं पाएगा। सी, द नेचर, सिचुएशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी ऑफ द माइनर। माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजे पे जितनी उसकी वैल्यू बनती है वो लिखी जाएगी। ये लिखा जाएगा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे वाक़या है और उसकी नेचर क्या है, ज़रई है, बारानी है, बाग है, रेजिडेंशियल है, क्या है उसकी नेचर, उसकी लिखी जाएगी उस प्रॉपर्टी की। डी, द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। उस शख्स का नाम और रेजिडेंस यानी कि उसका पता लिखा जाएगा जिसकी कस्टडी में बच्चा या वो बच्चे की प्रॉपर्टी, माइनर की प्रॉपर्टी अभी है। अनअटेंडेड तो नहीं होगा ना बच्चा, लिखा जाएगा कि अभी वो किसकी कस्टडी में है। ई, व्हाट नियर रिलेशंस द माइनर हैज एंड वेदर दे रिजाइड। ये तहरीर किया जाएगा कि माइनर के नज़दीकी रिश्तेदार कौन कौन से हैं और वो कहाँ रहते हैं। वेदर a guardian of the person or property or both of the minor has been appointed by the person entitled or claiming to be entitled by the law to which the minor is subject to make such an appointment। ये तहरीर किया जाएगा कि माइनर का
या माइनर की प्रॉपर्टी का कोई गार्डियन किसी भी लॉ के तहत जो उस माइनर को रिलेट करता है ऑलरेडी तो अपॉइंट नहीं हो चुका। अगर अपॉइंट हुआ है तो वो तहरीर किया जाएगा कि वो कौन था और कैसे अपॉइंट हुआ था। Whether an application has at any time been made to the court or to any other court with respect to the guardianship of the person of property or both of the minor, and if so, when, to what court, and with what result। क्या इस बच्चे की गार्डियन अपॉइंट होने के लिए, इसकी कस्टडी के लिए कोई और केस इसी अदालत में पहले कभी या किसी और अदालत में दायर किया गया था? अगर तो एप्लीकेशन दी गई थी गार्डियनशिप के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए या दोनों के लिए, तो कब दी गई थी, किस अदालत में दी गई थी और उसका रिजल्ट क्या निकला था, ये भी तहरीर करना जरूरी है। H. Whether the application is for the appointment and declaration of the guardian of the person of minor or his property or of both। ये तहरीर किया जाएगा कि दरखास्त जो गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए गुजारी जा रही है वो बच्चे की माइनर की ज़ात की हद तक है या इसकी प्रॉपर्टी की हद तक है या दोनों की हद तक है, ये क्लैरिफाई किया जाएगा। Whether the application is to appoint a guardian, the qualification of proposed guardian। अगर बच्चे की कस्टडी के लिए है तो जो प्रपोज्ड गार्डियन है जो कह रहा है कि कस्टडी मुझे दे दें, वो अपनी क्वालिफिकेशन लिखेगा। क्वालिफिकेशन से मुराद टू बिकम ए गार्डियन जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक बाइज्जत शहरी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, अदम रिकॉर्ड याफ्ता है, अपने मेरिट्स उसको जितने भी हैं, दीनदार आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, ये सारी क्वालिफिकेशन है उसकी, तो ये वो लिखेगा। Where the application is to declare a person to be the guardian, the grounds on which that person claims। अब वो अपनी क्वालिफिकेशन के बाद ये भी तहरीर करेगा कि वो किन ग्राउंड्स की बुनियाद पे उसकी कस्टडी क्लेम करना चाह रहा है। अगर तो वो अकेला है तो फिर तो शायद ये इतना मैटर ना करे, लेकिन अगर कंटेस्टेड है तो फिर ये बहुत मैटर करेगा, उसको अपने ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे। वो नज़दीकी रिश्तेदार है, वो बच्चे की देखभाल अच्छी कर सकता है, जो दूसरा क्लेमेंट है वो नोटोरियस है, उस पर FIRs हुई हुई हैं, वो चोरी के केस में अंदर रह चुका है, जबकि दूसरी तरफ से जो साहिल है वो बाइज्जत शहरी है, वहाँ पे बच्चा महफूज नहीं है, यहाँ पे बच्चा महफूज है, बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करेगा, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएगा, वहाँ पे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। ये सारे ग्राउंड्स होंगे जो उसको तहरीर करने पड़ेंगे। द काजेज विच हैव लेड टू द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, वो वजूहत भी लिखनी पड़ेंगी कि उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि बच्चे की दरख्वास्त दे। डेफिनेटली बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बच्चा माँ के पास है तो बाप कहेगा कि जी बच्चे की वो देखभाल नहीं कर रही, ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है, बच्चा इतना सवेर बीमार हो गया था, इसकी देखभाल प्रॉपर नहीं की, बच्चे को गर्मी लग गई थी, बच्चे को सर्दी लग गई थी, बच्चे को कोई और बीमारी हो गई थी, बच्चा गिर गया था, चोट लग गई थी, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, वो केयरलेस है, मैं केयर करूंगा। बच्चे की उम्र अब ऐसी आ गई है कि उसको बाप की जरूरत है ज्यादा। ये सारे फैक्टर्स वो लिखे जाएंगे। Such other particulars, if any, as may be prescribed or as the nature of the application renders it to necessary to state।
और कोई ऐसे हालात वाक़यात, कोई ऐसे पर्टिकुलर्स जो दरख्वास्त की नोयत के हिसाब से ज़रूरी हो, मुनासिब लगता हो कि वो तहरीर करने चाहिए, वो भी लिख दिए जाएंगे। If the application is made by the collector, it shall be by letter addressed to the court and forwarded by post or in such manner as may be found convenient and shall state as far as possible the particulars mentioned in the subsection 1. अगर कलेक्टर एप्लीकेशन दे रहा है तो वो इस तरह फॉर्म जमा नहीं करवाएगा, दरख्वास्त नहीं देगा, वो एक लेटर की शक्ल में अदालत को एड्रेस करके बाय पोस्ट या जो भी उसको कन्वीनियंट तरीका लगे उसके ज़रिए अदालत में जमा करवा देगा। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके ये जो ऊपर पर्टिकुलर जितने हमने गिने हैं उनमें से जितने लिख सके वो लिख दे। द एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by a declaration of the witnesses of the proposed guardian. To act, the declaration must be signed by him and attested by at least 2 witnesses. एप्लीकेशन के साथ 2 गवाहों की डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन, उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जनाब मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी केयर काशन करूँगा और बच्चे की देखभाल अच्छे तरीके से करूँगा। ये डिक्लेरेशन वो करेगा और ये डिक्लेरेशन 2 गवाहों से भी दस्तखत शुदा होनी चाहिए। 2 गवाह उस पर दस्तखत करेंगे। तो ये था बेसिकली सेक्शन 10 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। होपफुली आई मेड इट अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो इसी ज़मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।